दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास का भाग 2। इसमें हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, भारत में विदेशी आक्रमण, गुप्त साम्राज्य, वाकाटक राजवंश, वर्धन वंश, दक्षिण भारत का इतिहास, पूर्व मध्यकाल तथा सीमांतवर्ती राज्य हैं। आइए सबसे पहले हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक भगवान ऋषभदेव थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना और अपरिग्रह यानी संपत्ति न रखना था। दोस्तों, महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था और महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के मुखिया और माता इनकी त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और महावीर की पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा या अड़ोज्जा प्रियदर्शिनी था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया और देखिए 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधन मुक्त कहलाए थे और महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था जो कि तत्कालीन समय में जन सामान्य की भाषा थी। इसके अलावा दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महावीर स्वामी के जामाता यानी दामाद जामाली जिनका नाम था उनके प्रथम अनुयायी बने थे। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक पद्धतियां और उनके प्रवर्तकों के बारे में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि रहे। योग दर्शन के प्रवर्तक या प्रणेता पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम। वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलूक। पूर्व मीमांसा दर्शन के दोस्तों जैमिनी और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण थे। देखिए प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी और महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए। इनमें 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी और महावीर की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मण जीवित थे और 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण यानी महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले और स्थूल भद्र के शिष्य जो थे वे श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। तो ये दिगंबर यानी नग्न रहने वाले और श्वेतांबर जैन धर्म के 2 प्रमुख शाखाएं थीं। दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा और जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों का पालन अनिवार्य है और जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। इसके अलावा दोस्तों जैन धर्म अनीश्वरवादी है, इसमें ईश्वर की जो है मान्यता नहीं है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के सप्तभंगनीय ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजाओं में उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष आदि थे। और देखिए कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था।
भद्रबाहु द्वारा रचित दोस्तों कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख है। तो याद रखिएगा, कल्पसूत्र जो है ये भद्रबाहु द्वारा रचित है और इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख किया गया है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। और देखिए 14 पुब्ब यानी 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। आइए देख लेते हैं दोस्तों 24 जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें आपको याद रखना होगा कि भगवान ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में मिलान कराने के लिए पूछे जाते हैं। देखिए, पहले तीर्थंकर रहे ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। संभवनाथ का प्रतीक घोड़ा है। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन का प्रतीक बंदर है। पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ थे, इनका प्रतीक चकवा। पद्म प्रभु का जो प्रतीक चिन्ह है कमल है। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। चंद्रप्रभ का चंद्रमा। पुष्पदंत का मकर यानी डॉल्फिन। इसके अलावा शीतलनाथ का कल्प वृक्ष। श्रेयांसनाथ का गैंडा। वासुपूज्य का भैंस। विमलनाथ का शूकर। अनंतनाथ का बाज। धर्मनाथ का वज्र। शांतिनाथ का दोस्तों हिरण है और कुंथुनाथ का बकरा है। इसके अलावा अरहनाथ जो थे ये 18वें तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीक मछली है। मल्लिनाथ 19वें तीर्थंकर, इनका जो प्रतीक चिन्ह है कलश है। मुनि सुब्रत का प्रतीक चिन्ह कछुआ है और नमिनाथ का नीलकमल है। देखिए 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ रहे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्पफण है। और दोस्तों महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर रहे जैन धर्म के, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। आइए जैन संगीतियाँ यानी जैन सम्मेलनों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों प्रथम जैन संगीत 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और इस समय जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य था। इसमें जैन साहित्यों की रचना का कार्य किया गया। और द्वितीय जैन संगीत 512 ईस्वी में बल्लभी में आयोजित की गई। देवर्धिगण क्षमा श्रमण जो है इस संगीत के अध्यक्ष थे और विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण और संपादन किया गया द्वितीय जैन बौद्ध संगीत में। दोस्तों जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। और एक है महामस्तकाभिषेक, ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलागोला में आयोजित किया जाता है। जैन धर्म के बाद आइए शैव धर्म के बारे में जानते हैं। भगवान शिव के उपासकों को शैव कहते हैं और ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। दोस्तों मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किया गया है और वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 मिलती है, जो हैं पाशुपत, कापालिक, कालामुख और शैव। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है दोस्तों। और पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिस ने की थी और लकुलिस को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय कापालिक है और इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते हैं। शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है और कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। दोस्तों लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। तो लिंगायत संप्रदाय जो है वो जैन धर्म के मानने वालों का दक्षिण भारत में प्रचलित जो है संप्रदाय था और इनको जंगम कहा जाता था। ये शिवलिंग के उपासक थे। दोस्तों लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव थे। लिंगायत संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं और 10वीं शताब्दी में दोस्तों मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ के समय में हुआ था। दक्षिण भारत में देखिए चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय शैव धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सबसे पहले शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त काल में निर्मित हुई थीं। पल्लव काल में नयनार संतों ने शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 63 नयनार संतों में प्रमुख संत जो थे अप्पार, संबंदर और सुंदरमूर्ति थे।
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था और तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम के समय में करमंडदा और खोह में शिवलिंग की स्थापना हुई और गुप्त काल में भूमरा में शिव एवं नचना कुठार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का अंकन प्राप्त होता है। आइए अब वैष्णव यानी भागवत धर्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है और इसके प्रवर्तक वृष्णि यानी सात्वत वंशी कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में किया गया है और इसमें उन्हें देव के पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। दोस्तों, वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है और कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत यानी पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा यानी बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है और ये यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज सूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताता है, जिसका तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। आइए देखते हैं गुप्त नरेश। गुप्त नरेश दोस्तों वैष्णव मतानुयायी थे और उन्होंने इसे राजधर्म बनाया और गुप्त शासकों के काल में ही वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। राष्ट्रकूट के शासक दंतिदुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था और तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, अलवार संतों की कुल संख्या 12 थी और अलवार संतों में प्रमुख थे तिरुमंगई, पेरी, अलवार, अंडाल और नम्मालवार। अलवारों में एकमात्र महिला संत आंडाल थी, याद रखिएगा। दोस्तों, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म यानी कच्छप, तीसरा 12 अवतार, चौथा नृसिंह, पांचवां वामन, छठवां परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, नौवां बुद्ध, 10वां कल्कि यानी कली अवतार। आइए कुछ अन्य संप्रदाय, मत और संस्थापकों के बारे में जानते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दशनामी संप्रदाय। ये अद्वैतवाद मत को मानता था, जिसके संस्थापक आदि शंकराचार्य थे। वैष्णव संप्रदाय में विशिष्टाद्वैत को माना जाता था, इसके प्रवर्तक रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत का पालन करता था, जिसके संस्थापक आनंद तीर्थ यानी माधव गुरु थे। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद और इसके संस्थापक वल्लभाचार्य यानी विष्णु स्वामी थे। और सनक संप्रदाय, इसका मत द्वैताद्वैत था, जिसके संस्थापक आचार्य निम्बार्काचार्य थे। प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापकों के बारे में जान लेते हैं। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। धरकरी संप्रदाय रामदास, श्री वैष्णव संप्रदाय के रामानुज थे। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोशाल थे। यादृच्छवाद के आचार्य अजित केश कंबलिन थे और भौतिकवादी जो थे वो पकुद्ध कच्चायन थे और घोर अक्रियावादी पूर्ण कश्यप। और देखिए, अनिश्चयवादियों में इनके प्रवर्तक या संस्थापक संजय वेलठल्लीपुत्र थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों मगध राज्य के उत्कर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आधुनिक बिहार के पटना और गया जनपदों की भूमि पर स्थित मगध प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण राज्य था। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था और इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने गिरिवज्र यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योग की चिकित्सा के लिए उनके राज्य में भेजा था और बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजात शत्रु यानी कुड़िक शासक बना था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, याद रखिएगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। दोस्तों, नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन अथवा महानंदिन था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था।
घनानंद सिकंदर का समकालीन था और घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य जो रहा, इसमें चाणक्य की भूमिका मौर्य साम्राज्य की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण रही। चाणक्य, जिसको कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, इन्होंने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की सहायता की और वह चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका विषय राजनीति और शासन कला है। चंद्रगुप्त के बारे में जानते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर, जो कि बेबीलोन का शासक था, उसको पराजित किया, जिसके बाद में अपनी पुत्री कार्नेलिया यानी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करके उसे एरिया यानी काबुल, अराकोसिया यानी कंधार, पेरिपेमिसदाई यानी हेरात और जेड्रोसिया यानी मकरान, कुल 4 प्रांत दहेज में दिए थे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त जैन धर्मावलंबी था और जैन गुरु भद्रबाहु का शिष्य था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में उपवास पद्धति यानी संलेखना के द्वारा हुई थी और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। चंद्रगुप्त के बाद जो शासक रहा बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 297 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था और बिंदुसार को अमित्र घात यानी शत्रुओं का विनाशक और सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अशोक का शासनकाल आता है दोस्तों। अशोक बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा और अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। राजा बनने से पहले अशोक अवंत यानी उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था और अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। पुराणों में दोस्तों अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है और मस्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है और अभिलेखों में अशोक को देवनाम्पी और देवनाम्पीय दस्यु उपाधियों से संबोधित किया गया है। और दोस्तों, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी, जिसका नाम लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए जो प्रचारक भेजे गए थे उनके बारे में जानते हैं। सोन और उत्तरा को सुवर्ण भूमि यानी बर्मा में भेजा गया। महेंद्र और संघमित्रा अशोक के पुत्र थे, उन पुत्र और पुत्री, इनको श्रीलंका में भेजा गया और मध्यांतिक को कश्मीर और गांधार में और महारक्षित को यवन राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है और देखिए ये शिलालेख स्तंभ लेख और गुहा लेख कहे जाते हैं। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में टेफेंथलर ने की थी और कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहा जाता है। रुम्मनदेई स्तंभ लेख सबसे छोटा लेख है। इसके अलावा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, धम्म की यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाने का उल्लेख रुम्मनदेई अभिलेख में किया गया है और शरेकुना जो कि कंदहार अभिलेख है ग्रीक और अरामेइक भाषाओं में प्राप्त होता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू यानी बैराट से प्राप्त लघु शिलालेख है और राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है और सोहगौरा जो कि ताम्र अभिलेख है और महास्थान अभिलेख में अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख किया गया है। आइए देख लेते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषयों को। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा करता है। पहला पृथक शिलालेख में कहता है अशोक की सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। दूसरे शिलालेख का विषय है कि मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था और सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और सिलोन का उल्लेख है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों से युक्त
रज्जुक एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश है। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा और 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6वां शिलालेख प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं। 7वां शिलालेख आत्मनियंत्रण और मस्तिष्क की शुद्धता की उपदेश देता है। 8वां शिलालेख अशोक की यात्राओं का, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। और 10वां शिलालेख धम्म के पालन का उपदेश देता है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या है। और देखिए 12वां शिलालेख बार बार पूछा जाता है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख इसके 12वें शिलालेख में है। और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राज्यों का वर्णन और आठविक राज्यों का उल्लेख किया गया है। आइए देख लेते हैं दोस्तों मौर्यकालीन प्रांत और उनकी राजधानियाँ। तो दोस्तों प्राच्य प्रासी यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग की राजधानी तोशली, अवंती की राजधानी उज्जैनी, उदीच्य यानी उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। मेगस्थनीज के अनुसार दोस्तों नगर का प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और एग्रोनोमोई, देखिए मौर्य प्रशासन में एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी होता था और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। भ्रमणशील गुप्तचरों को संचरा और एक जगह रहने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। और इस समय न्यायालय 2 प्रकार के थे, एक धर्मस्थीय यानी दीवानी और कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय। देखिए सरकारी भूमि जो है सीता कहलाती थी और बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि अदेव मातृक कहलाती थी। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष होता था। और देखिए राजुक युक्त प्रादेशिक धम्म महामात्र अस्त्रयाध्यक्ष और ब्रजभूमिक मौर्यकाल के प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी थे। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था जिसको तीर्थ कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया: सैनिक, निरीक्षक, दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर और सभासद। आइए देखते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ और उनके अध्यक्षों के बारे में। देखिए दोस्तों अर्थशास्त्र में जो पुरोहित होता था ये धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजा का पुत्र होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था। समाहर्ता आय का संग्रह करता यानी कलेक्टर था। और सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करता था और आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था। प्रदेष्टा ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश जो कि कमिश्नर था। और पड़याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। शीताध्यक्ष राजकीय भूमि और कृषि विभाग का अध्यक्ष था। और व्यवहारिक जो है दोस्तों धर्मस्थी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कर्मांतिक उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष होता था। दंडपाल पुलिस अधिकारी। विविताध्यक्ष ये चारागाह का प्रमुख होता था। और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। सूनाध्यक्ष बूचड़खाना का प्रमुख और गणिकाध्यक्ष बेश्याओं का प्रमुख होता था। दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना की थी। दोस्तों शुंग वंश के बारे में जानते हैं। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और पतंजलि इसके पुरोहित थे। भरहुत स्तूप का पुनरुद्धार पुष्यमित्र ने करवाया था और पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बना था। कण्व वंश, तो देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था जिसकी हत्या करके 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। इसके बाद महत्वपूर्ण सातवाहन वंश आता है। दोस्तों सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में है। और इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में शिमुक सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी और यज्ञश्री सातकर्णी थे। पश्चिम का स्वामी गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था।
सातवाहन शासकों ने दोस्तों चांदी, तांबा, शीशा और पोटीन की मुद्राओं का प्रचलन किया था और सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का शुरुआत सातवाहन वंश ने किया था और सातवाहन शासकों को दक्षिणा पथ का स्वामी कहा जाता था। एक देखिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है गाथा सप्तशती। इसके रचयिता हाल और बृहत कथा के रचयिता गूढ़ाढ्य सातवाहन काल के प्रमुख साहित्यकार थे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में। तो देखिए हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाणों ने क्रमशः भारत पर आक्रमण किया। तो क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। दोस्तों भारत पर सबसे पहले डेमेट्रियस ने आक्रमण किया और इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया था। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध मिनांडर था और मिनांडर की राजधानी शाकल यानी सियालकोट थी। मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मिलिंद पन्हो, ये मिलिंद के प्रश्न में मिनांडर और नागसेन के प्रश्न और उत्तरों का वर्णन है और सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने ही भारत में लेखे वाले सिक्के और सोने के सिक्के जारी किए थे। हेलेनिस्टिक कला का संबंध हिंद यूनानी शासकों से है और भारत में गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। शक देखते हैं दोस्तों, शक यूनानियों के बाद शक भारत आए थे और शक मूलतः मध्य एशिया से आए थे। शक जो है 5 शाखाओं में विभक्त थे। उज्जैन के एक शासक ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। भारत में शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था और रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख जूनागढ़ गिरनार में जारी किया। शकों ने प्रशासन की छत्रप प्रणाली चलाई थी। अब आइए देखते हैं बाह्य आक्रमणकारियों में हिंद पार्थियन या पहलव। तो शकों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में इनका आधिपत्य स्थापित हुआ और पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक याद रखिएगा गोंडो फर्निस था। गोंडो फर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस जो कि ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ये व्यक्ति भारत आया था। इसके बाद कुषाण वंश को देखते हैं दोस्तों। पहलव यानी पार्थियाई के बाद कुषाण भारत आए और कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी और कुषाण शासकों में बिम कटफिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। बिम कटफिसेस ने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी और उसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती थी। दोस्तों कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था और कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने संभवतः गद्दी पर बैठते समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था और कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राजवैद्य चरक था और चरक संहिता चरक की प्रमुख रचना है। दोस्तों बौद्ध धर्म का विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया महाविभाष सूत्र को कहा जाता है और इसके रचनाकार वसुमित्र थे। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था जिसने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और सूत्रालंकार नामक ग्रंथों की रचना की। कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र आदि रहते थे और नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना किया था। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। दोस्तों कुषाण शासकों की उपाधियों में महाराज, राजाधिराज और देवपुत्र थीं। अब आइए गुप्त साम्राज्य के बारे में जानते हैं। गुप्त साम्राज्य का या गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए दोस्तों गुप्त वंश का सबसे महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था जिसका शासनकाल लगभग 319 से 335 ईस्वी था और चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया था और इसके पश्चात समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था और समुद्रगुप्त को उसकी संगीत प्रियता के कारण कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है।
समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक यानी विदेश मंत्री और राजकवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था। दोस्तों, शकों को पराजित करके चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था, जो 415 से 455 ईस्वी इसका शासनकाल था। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था, 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था और दोस्तों इसने गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। देखिए, विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को देश, अवनि और भुक्ति कहते थे। भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था। आइए देखते हैं सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण। जो है शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में पुष्यगुप्त नामक अधिकारी थे और देखिए शासक रुद्रदमन के समय में सुविशाख अधिकारी थे। अशोक के समय में तुसाप्स और चंद्रगुप्त के समय में चक्रपालित जो है सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित प्रमुख शासक और अधिकारी थे। दोस्तों, गुप्त वंश के अंतर्गत सीमांत प्रदेशों के शासक को गुप्ता कहा जाता था। भुक्ति जो है वो विषय में बटे हुए थे, जिसके प्रमुख विषयपति होते थे और दंडपासिक पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम समूहों को पेठ कहा जाता था और गुप्त काल में सामान्यतः भू राजस्व की दर 1/6 थी। सिंचाई के लिए अर्घट या रहट यानी घटी यंत्र का प्रयोग होता था। दोस्तों, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए थे, जिनको दीनार कहा जाता था। और देखिए, कायस्थ वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क स्मृति में मिलता है और ओशनम स्मृति में कायस्थों का उल्लेख सर्वप्रथम जाति के रूप में हुआ है। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इनका राजचिन्ह भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ भी गुप्त काल में ही हुआ था और गुप्त काल में याज्ञवल्क, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई। अजंता में गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है और इसमें महात्मा बुद्ध के विभिन्न दृश्यों, जन्म, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण आदि का चित्रण किया गया है। दोस्तों, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास और प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरि निवास करते थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की थी। और गुप्त काल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है और आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आइए प्रमुख गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। विष्णु मंदिर ये तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमरा का नागौद मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खोह नागौद में है मध्य प्रदेश में। भीतरगांव का मंदिर भीतरगांव कानपुर में है और लक्ष्मण मंदिर जो कि ईंटों द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर है, ये सिरपुर रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये थे गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर और उनसे संबंधित स्थल। आइए अब जानते हैं दोस्तों वाकाटक राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। वाकाटक राजवंश की स्थापना लगभग 250 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी और प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था और प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की थी। वर्धन वंश तो दोस्तों गुप्त वंश के पतन के बाद वर्तमान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति अथवा पुष्यभूति ने वर्धन वंश की नींव डाली थी। प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्रों राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह मौखर वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था।
मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या करके राजश्री को बंदी बना लिया था। दोस्तों, राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, किंतु कुछ दिनों बाद देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य था और हर्षवर्धन ने परम महेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया और हर्ष ने कश्मीर के शासक महात्मा बुद्ध का दंत अवशेष प्राप्त किया था कश्मीर के शासक से। इसके अलावा दोस्तों, हर्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार भी था। एक तरह से हर्षचरित ग्रंथ के रचयिता बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे और नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध पुलकेशिन द्वितीय से हुआ था और सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। वेनसांग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा जिसे सी युकी कहा जाता है और हुई ली, याद रखिएगा, हुई ली ने वेनसांग की जीवनी लिखी है। अब आइए दक्षिण भारत के इतिहास पर चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संगम युग। दोस्तों, संगम का आशय तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों की परिषद या गोष्ठी से है। इन्हीं सभाओं में रचित साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। तीनों संगमों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। तोलकाप्पियम को तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। देखिए, चेर वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेर वंश संगम साहित्य में 3 प्रमुख राज्यों चेर, चोल, पांड्य राजाओं के इतिहास की रूपरेखा दी गई है और चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। संगम युग में प्रथम चेर शासक उदयिज जेरल था। और देखिए, दक्षिण भारत के संगम के बारे में जान लेते हैं। केंद्र जो था दोस्तों प्रथम संगम का मदुरै था और इसके अध्यक्ष अगस्त थे और कोई ग्रंथ इसके बारे में उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया। अगस्त और बाद में तोलकाप्पियर इसके अध्यक्ष बने और इसका प्रमुख ग्रंथ तोलकाप्पियम है। तृतीय संगम उत्तरी मदुरै में नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे और एतैतुगै 8 गीत और पत्तु पत्तु 10 गीत और परिपादल आदि तृतीय संगम से संबंधित प्रमुख ग्रंथ हैं। चेर जो थे दोस्तों, इनका राजचिन्ह धनुष था और चेर शासक सेन गुट्टुअन ने पत्तिनी पूजा की प्रथा प्रारंभ की थी। चोल वंश के बारे में जानते हैं। चोल वंश बहुत ही महत्वपूर्ण रहा दक्षिण भारत का। संगम साहित्य में उल्लेखित चोल शासकों में करिकाल प्रमुख था। करिकाल को जले हुए पैरों वाला कहा गया है। कालांतर में विजयालय ने, जो कि 859 से 871 ईस्वी, पल्लव वंश के अवशेषों पर चोल वंश की स्थापना की और चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। विजयालय ने तंजौर यानी तंजाउर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की। और देखिए, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग चोल वंश के प्रमुख राजा थे। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके नए प्रांत मुम्माडी चोल मंडलम की स्थापना की और इसकी राजधानी पोलन्नरुवा को बनाया था। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, जो कि शिव का मंदिर है, उसका निर्माण करवाया और राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करके गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। बंगाल विजय के उपलक्ष्य में नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम द्वारा की गई और उसके निकट चोल गंगम नामक तालाब बनवाया गया। राजेंद्र तृतीय जो है चोल वंश का अंतिम राजा था दोस्तों। और देखिए, चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी पेरुनंदनम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारी शिरुदनम कहलाते थे और संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था और प्रांत जिसको मंडलम कहा जाता था, इनके नीचे वलनाडु थे और वलनाडु के नीचे जिला या नाडु होते थे। नाडु जो है कुर्रम यानी ग्राम संघों से बने थे और उसके नीचे ग्राम सभा होती थी। उर दोस्तों, उर लोगों की या सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। सभा या महासभा मूलतः अग्रहार यानी ब्राह्मण बस्तियों की सभा, ग्रामों की सभा थी। इसके सदस्य पेरुमक्कल कहलाते थे।
व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था और ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी और दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। सोने के सिक्के काशु कहलाते थे। और देखिए दोस्तों, चोल काल में ही कंबन ने तमिल रामायण की रचना की थी। कंबन और ठुकुट्टन और पुंगलेंदी तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते हैं। नटराज की प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है और चोलकालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ था। चोलों के बाद पांड्य वंश बहुत ही महत्वपूर्ण था। दक्षिण का पल्लशालई मुदुकुडुमी प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक था और नेंडुलजेलियमन भी इस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ। ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पांड्यों की राजकीय चिन्ह मछली थी और पांड्यों की प्रथम राजधानी कोरकाई थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया था। राष्ट्रकूट वंश तो दोस्तों चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और इसने मान्यखेत यानी मणिकर, जो कि वर्तमान में मालखेड़ शोलापुर के निकट है, उसको अपनी राजधानी बनाया। एलोरा के कैलाश मंदिर, जो कि गुफा मंदिर है, उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अमोघ वर्ष जैन धर्मानुयायी था। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी। और एक देखिए, अमोघ वर्ष ने आदि पुराण के लेखक जिनसेन और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था। अरब निवासी अल मसूदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखिएगा, अल मसूदी जो कि अरब निवासी था, इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था, राष्ट्रकूट शासक। दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था और शांति पुराण के लेखक और कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पोन्न कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। तो एलोरा में दोस्तों बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। और देखिए, अगला चालुक्य वंश है, कल्याणी के चालुक्य। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद तैलप द्वितीय ने 973 से 997 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया और कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य छठवां था। दोस्तों, विक्रमादित्य छठे के दरबार में विक्रमांक देवचरित के लेखक बिलहड़ और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे और इसने अपने राज्यारोहण के समय चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक तैलप तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह बाराह था और ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। चालुक्य में एक वातापी के चालुक्य रहे। इसमें पुलिकेशिन प्रथम जो है, इसने बादामी अथवा वातापी को बीजापुर के निकट इसको अपनी राजधानी बनाकर वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। और वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलिकेशिन द्वितीय था। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलिकेशिन द्वितीय को परास्त करके वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। और ऐहोल प्रशस्ति की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है और इसके रचनाकार यानी ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार रविकीर्ति हैं दोस्तों। और देखिए, इस वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को उसके सामंत दंतिदुर्ग ने पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। एक वेंगी के चालुक्य आते हैं। तो वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन था और इसने वेंगी यानी आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। इसके बाद पल्लव वंश है। सिंह विष्णु ने, जिसका समयकाल 575 से 600 ईस्वी था, इसने कांची को राजधानी बनाकर पल्लव वंश की स्थापना की। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था और सिंह विष्णु के दरबार में किरातार्जुनीयम के लेखक और संस्कृत के महाकवि भारवी निवास करते थे। दोस्तों, पल्लव वंश के प्रमुख शासकों में महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसका शासनकाल 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी,
महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी और नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी थे। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी और नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पहाड़ों को कटवाकर मंडप और एकात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया। इनको रथ मंदिर कहा गया है और इस शैली के सभी मंदिर मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में विद्यमान है और इस शैली को मामल्ल शैली भी कहा जाता है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों, इस शैली के प्रमुख रथ मंदिर जो हैं उसमें द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव या धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिडारी रथ और वलय कुट्टय रथ है। इसमें धर्मराज का रथ सबसे बड़ा जबकि द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और एक महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, दश कुमार चरित के लेखक दंडी या दंडिन नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे और अपराजित वर्मन जिसका शासनकाल 880 से 903 ईस्वी था, ये पल्लव वंश का अंतिम शासक था। अब आइए दक्षिण के यादव वंश के बारे में जानते हैं। दोस्तों, चालुक्य नरेश सोमेश्वर चतुर्थ के सामंत मिल्लम ने 1187 से 1191 में स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना की थी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था। इस वंश का अंतिम राजा रामचंद्र था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। होयसल वंश के बारे में जानते हैं दोस्तों। चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय के सामंत विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र घोषित करके होयसल वंश की स्थापना की। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र जो कि आधुनिक हलेविड है वहाँ पे थी और वेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया। होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन से पराजित होने के बाद वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। दक्षिण का एक महत्वपूर्ण वंश है दोस्तों कदम्ब वंश और पल्लव वंश के सामंत मयूर शर्मन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके कदम्ब वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा देखिए, कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी यानी बैजंती थी और मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया है। अब आइए देखते हैं पूर्व मध्यकाल के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम था और वत्सराज प्रथम को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, मिहिर भोज प्रथम इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मिहिर भोज प्रथम ने आदिवाराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थीं। महेंद्रपाल प्रथम की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे और राजशेखर ने देखिए कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्धशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा पूर्व मध्यकाल में एक गढ़वाल वंश था। इसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी। गोविंद चंद्र इस वंश का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक था। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था और चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी ने इस वंश के शासक जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में। चहमान राजवंश को बारे में देख लेते हैं दोस्तों। चहमान वंश का संस्थापक वासुदेव था और अजय राज प्रथम ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। विग्रह राज चतुर्थ ने चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और हरिकेल नामक नाटक की रचना विग्रह राज चतुर्थ ने की थी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो चौहान वंश जो था, ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ सोमदेव ने लिखा था और पृथ्वीराज चौहान जिसे हम जो जानते हैं पृथ्वीराज चौहान को, ये पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है और प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान की राजसभा में निवास करते थे। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना जो है चंद्रवरदाई ने की थी और इसे हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ भी कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था।
पूर्व मध्यकाल में मालवा का परमार राजवंश बहुत ही महत्वपूर्ण था। परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी और धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। परमार वंश की स्वतंत्रता का संस्थापक हर्ष अथवा सीयक द्वितीय था। भोज परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। भोज ने राजधानी धारा में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था और भोज ने सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार आदि ग्रंथों की रचना की थी। भोपाल स्थित भोजसर नामक झील का निर्माण भोज ने करवाया था और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी भोज ने करवाया था। चंदेल राजवंश के बारे में जानते हैं। देखिए, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। चंदेल वंश की स्थापना लगभग 831 ईस्वी में नन्नुक के द्वारा की गई थी और राजा धंग ने चंदेलों की राजधानी कलिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की थी। देखिए, विद्याधर ही एकमात्र भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। खजुराहो के अन्य मंदिरों में जगदम्बिका मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर उल्लेखनीय हैं दोस्तों। त्रिपुरी का कलचूर चेदी वंश। देखिए दोस्तों, त्रिपुरी के कलचूर चेदी वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम था और कलचूर चेदी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। भेड़ाघाट जो जबलपुर का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज देव प्रथम के कार्यकाल में हुआ था और राजपूत राजाओं में गांगेय देव ने ही स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए थे। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी और इस वंश के शासकों की राजधानी अन्हिलवाड़ थी। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। हेमचंद्र सूर्य ने कुमार पालचरित की रचना की थी। दोस्तों, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय ने पराजित किया था। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी को 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था और गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जैन धर्म के पोषक और अनुयायी थे और अभी भी गुजरात में जैन धर्म के लोग बहुत अधिक हैं। कश्मीर का राज्य देख लेते हैं। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्हड़ की राज तरंगड़ी से ज्ञात होता है। कश्मीर पर क्रमशः कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश ने शासन किया था। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। कारकोट वंश के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीठ सर्वाधिक शक्तिशाली था और कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था। उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका थी और वह लोहार वंश की राजकुमारी थी। उसका विवाह उत्पल वंश के शासक क्षेमगुप्त के साथ हुआ था। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था और कल्हड़ दोस्तों लोहार वंश के शासक हर्ष का आश्रित कवि था। तो याद रखिएगा, कल्हड़ जिसने कश्मीर का इतिहास राज तरंगड़ी लिखा है, ये लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहता था। बंगाल के पाल वंश के बारे में जानते हैं। देखिए, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 से 770 ईस्वी इसका शासनकाल था। गोपाल ने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया था और धर्मपाल ने दोस्तों विक्रमशिला और सोमपुरी विहारों की स्थापना की थी। धर्मपाल की राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था और 11वीं सदी के गुजराती कवि शोडवल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था और पाल वंश के जो शासक थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों, विक्रमशिला विहार और नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी, इसने विक्रमशिला विहार और नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त कर दिया था। देखिए, रामचरितम नामक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी ने की थी। याद रखिएगा। सेन राजवंश के बारे में जानते हैं। सेन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक विजय सेन हुआ था और बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी।
गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध लक्ष्मण सेन की राजसभा में निवास करते थे, जो कि सेन वंश का शासक था और सेन वंश के शासकों की राजधानी नादिया थी। कामरूप के बर्मन वंश के बारे में जानते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कामरूप जो है असम में है। कामरूप के बर्मन वंश की स्थापना पुष्य बर्मन ने की थी और बर्मन वंश की राजधानी प्रागज्योतिष थी और भास्कर वर्मन हर्ष का समकालीन था, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था जो है घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा भाग। हमने प्राचीन भारत को 2 वीडियो में संपूर्ण कर लिया है। अब इसके आगे हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखेंगे। तो आगे इस श्रृंखला के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।